I met a traveler from an antique land. पोम ओzymandias का टेक्स्ट किसी स्टोरी की तरह लगता है, लेकिन पोम के अंदर रिदम की मौजूदगी रीडर को ये एहसास दिलाती है कि ये कोई प्रोज नहीं बल्कि पोम है। पोम का स्पीकर जो कि परसे बेशले है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताता है, जिसके लिए वो प्रोनाउन आई का इस्तेमाल करता है। अब बढ़ते हैं पहली लाइन की तरफ, जिसमें शायर अपनी मुलाकात एक मुसाफिर से जो कि कदीम मुल्क से ताल्लुक़ रखता है के बारे में बताता है। शुरू में ये लाइन थोड़ी पेचीदा महसूस होती है, क्योंकि रीडर के जहन में ये सवाल आता है कि क्या वो ट्रैवलर जिसे शायर मिला, क्या वो एंटीक लैंड से ही है या वो सिर्फ यहाँ वक्ती तौर पर है। पढ़ते हुए हम ये बात भी नहीं जानते कि शायर उस ट्रैवलर से पहली मर्तबा कहाँ मिला था। ताहम पोम के टाइटल को पढ़कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ट्रैवलर ने किसी सरजमीन को विज़िट किया है, क्योंकि पुराने वक्तों में ग्रीक्स रमसेस II को एक ताकतवर मिस्री फ़िरौन जिसका नाम ओzymandias था कहा करते थे। तो इस तरह से रीडर के लिए एंटीक लैंड को पहचाना आसान है कि वो एंटीक लैंड कोई और नहीं बल्कि इजिप्ट यानी मिस्र है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। Who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown. अब यहाँ लाइंस जो हैं वो कंटिन्यूड हैं, लेकिन सबसे पहले हम इनकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। ये लाइंस पहली लाइन के मुकाबले में काफ़ी क्लियर है, और इन लाइंस को पढ़ने के बाद रीडर को ये क्लियर हो जाता है कि ये सोनेट दरअसल किस बारे में है। बाकी की पोम दरअसल एक डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है। इस पोम में शेले ने बहुत खूबसूरत और विविड इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि शेले अपने अंदाज़े बयान में बहुत महारत रखता था, ताकि पढ़ने वाले को ज़्यादा मुश्किल दरपेश ना हो वो तसव्वुर करने में, जो कि दर हकीकत पोम में शायर बताने की कोशिश कर रहा है। लाइन 2 से 4 तक ट्रैवलर एक मुजस्मे को बयान करता है जो कि उसने इजिप्ट में देखा, और ट्रैवलर की नज़र से एक रीडर 2 बड़ी टांगें जो कि डेजर्ट की रेत में धंसी हुई हैं, और वो टांगें पत्थर से बनाई गई हैं, और पास ही मुजस्मे का सर आधा दफन है। वो चेहरा टूटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ट्रैवलर उस चेहरे पर मौजूद तेवरी और एक तमस्कराना मुस्कुराहट देख सकता है, जिससे ट्रैवलर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि वो मुजस्मा जिसका भी बनाया गया था वो अपनी ज़िंदगी में लाजमन बहुत ताकतवर रहा होगा। यकीनन वो जाबिर भी होगा, और ये अंदाज़ा लगाना भी आसान है कि ये हुक्मरान जिसका मुजस्मा इस वक्त ज़मीन में धंसा हुआ है, अपने वक्त में बहुत तकब्बुर का शिकार रहा होगा कि वो अपनी सिविलाइजेशन का एक सुप्रीम लीडर था। एंड wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions red which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. अब ट्रैवलर अपनी तवज्जो इस स्कल्प्टर पर जिसने वो मुजस्मा बनाया उसकी जानिब मरकूज़ करता है। वो कहता है कि जो कोई भी उस मुजस्मे का खालिक है, यानी जिसने उसको बनाया, वो अपना मकसद बखूबी जानता था। अगरचे फ़िरौन को मरे हुए अरसा हो चुका है, लेकिन वो इस वक्त सिर्फ एक मुजस्मे की सूरत में एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में मुजस्मा साज जो है बहुत अहमियत रखता है। और लाइन 7 में इस बात पर भी कमेंट किया गया है कि अगरचे हर चीज़ फ़ानी है, लेकिन फ़न जिसे हम आर्ट बोलते हैं लाफानी या इटर्नल है, क्योंकि ये सर्वाइव करता है। इस बात का अंदाज़ा उन नकूश से लगाया जा सकता है जो कि उस मुजस्मा साज ने बड़ी महारत से मुजस्मा साजी के दौरान नक्श किए थे, और वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी देखे जा सकते थे। तो गोया आर्ट इस तरह से इटर्नल है। अगली लाइन में ट्रैवलर जो है वो रीडर को कुछ अहम मालूमात फराहम करता है। पहले तो मुजस्मा के हाथों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़िरौन अपने लोगों के लिए जालिम था, लेकिन उसका दिल इतना ज़्यादा जालिम न था, क्योंकि वो अपने लोगों की जो बैक वक्त परवाह भी करता था। वो हाथ जिसे एक रोड को थामा हुआ था, जिसने वो हाथ ना सिर्फ अपने लोगों की परवाह करता था, बल्कि साथ ही साथ उनकी बेचारगी से फ़ायदा भी उठाता था। ये लाइन एक दिलचस्प तनाज़र या कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम डायकोटोमी भी बोलते हैं, और जो कि आम तौर पर एक ऐसे हुक्मरान की जो खसूसियात हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, या उसे हम जाबिर भी बोल सकते हैं। And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, King of kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck,
Boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. लाइन 9 से 11 तक हमें मुजस्मा के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करती हैं और इन्हीं लाइन्स में मुजस्मा के पेडेस्टल पर लिखे गए हरूफ हमें ओज़िमेंडियास की शख्सियत के बारे में भी बताते हैं। वो हुक्म करता है उन लोगों को जो कि उसकी तरफ देखते हैं लेकिन उसके काम को सराहते नहीं, लेकिन इसके बजाय स्पीकर को मुजस्मे को देखकर उससे डरना चाहिए और अफसोस करना चाहिए। ये अल्फाज लीडर की इंतहा के छूते तकब्बुर, जिसे ह्यूब्रिस भी कहा जाता है, उसकी निशानदेही करते हैं। आखिरी 3 लाइनें ताहम किसी और चीज़ की तरफ इशारा करती हैं। अब जबकि लीडर जा चुका है और साथ ही उसकी सल्तनत भी, यहाँ जो शैले है वो आयरनी को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करता है कि अगरचे टूटा हुआ मुजस्मा अब भी कायम है लेकिन उसकी जो कायम की हुई सल्तनत है वो नहीं, वो इस मुजस्मे की तरह गिर कर खाक में मिल चुकी है। ये लाइंस बहुत पावरफुल हैं। ट्रैवलर तकरीबन रूलर को तंज करता दिखाई देता है। इसके अलावा शैले के अल्फाज का चुनाव यहाँ पे अहम है। शैले डिके और बेयर जैसे अल्फाज जो है उसका इस्तेमाल करके ये जाहिर करता है कि कल का ताकतवर हुक्मरान आज कितना बेबस है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। इन्हीं लाइंस में पोम की थीम जो है उसको भी हम देख सकते हैं और वो ये कि तमाम हुक्मरान आखिरकार गुजर जाएंगे और तमाम अजीज सल्तनतें खाक में मिल जाएंगी क्योंकि हर अरूज को ज़वाल लाजिम है। थैंक यू।